नेचुरल नंबर आया, नेचुरल नंबर से इंटीजर आ गया। इंटीजर्स जो है, इंटीजर्स किसमें है? रेशनल्स के अंदर कंटेन है, ये रेशनल्स आ गए। एक्स्ट्रा आगे जो है रिसर्चर्स के सामने कुछ ऐसी इक्वेशंस आई जिनका सॉल्यूशन उनको रियल्स के अंदर भी नहीं मिला, जबकि वो जो इक्वेशंस थी वो रियल से ही बनी हुई है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। नंबर सिस्टम कैसे हमारे सामने इजाद होके आया? नंबर सिस्टम के अंदर नेचुरल नंबर से लेके और कॉम्प्लेक्स नंबर्स तक का सफर कैसे तय हुआ? कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है उनको लाने के लिए रिसर्चर्स के सामने ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स और रुकावटें पैदा हुई जिनकी बदौलत उन्हें कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लेकर आना पड़ा? हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर पूजा यादव और आज का जो लेक्चर है उसमें इसी कॉम्प्लेक्स नंबर के सफर को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे कैसे इसकी डेवलपमेंट हुई। बाकी सारे नंबर सिस्टम की भी डेवलपमेंट को जानेंगे कि कहां पर किस तरीके की प्रॉब्लम्स आई रिसर्चर्स के सामने और उन्हें जो दूसरे नंबर्स थे वो लेकर आने पड़े, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स की शुरुआत किस तरीके से हुई, किन्होंने की और किस तरीके से उसको यहां तक आपके पढ़ने के योग्य बनाया गया और कहां किस किस फील्ड में किस तरीके के यूजेस हुए। तो समय ना गवाते हुए इस लेक्चर की हम शुरुआत करेंगे और शुरुआत में सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि नेचुरल नंबर्स जो आपके पास होते हैं, जो आपने पढ़ रखे हैं अच्छे से, कि नेचुरल नंबर्स जो कि n से रिप्रेजेंट होते हैं और आपके होते हैं 1 2 3 4 5 अप टू दिस वे इनफाइनाइट सेट, जो ये आपके पास होता है, ये कैसे इजाद होके आया, क्या दिक्कत आ गई थी? तो चलते हैं बहुत पुराने एक समय में जहां पर इस एजुकेशन का ज्यादा कुछ था नहीं, शुरुआत हुई नहीं थी। लेकिन आप एक बात बताइए, जब मनुष्य जीवन शुरू हुआ होगा तो जब मनुष्य आया है तो लेन देन तो जरूर शुरू हुआ होगा, लेन देन तो जरूर शुरू हुआ होगा। हर प्रजाति में एक लेन देन तो जरूर होता है, तो मनुष्य की प्रजाति में भी लेन देन जरूर शुरू हुआ होगा। तो जब ये लेन देन शुरू हुआ था शुरुआती टाइम में, तब एक इंसान दूसरे इंसान को जब कोई भी चीज दे रहा है तो वो किस तरीके से लेन देन करते थे कि एक वस्तु दी है तो वो एक डंडी खींच रहे हैं, दूसरी वस्तु दी है तो दो डंडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तीन वस्तु दी है तो तीन डंडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस तरीके से इनकी बदौलत वो इसकी कैलकुलेशन करते थे डंडियों के माध्यम से, इन स्ट्रेट लाइंस के माध्यम से, कि आपने जो है दूसरे पर्सन को कितनी चीज दी है। ये कैलकुलेशन इस तरीके से की जाती थी। और ये डंडियां कहां पर बनाई जाती थी? पेड़ों पर या घरों पर या धरती पर। ठीक है, तो ये जब लेन देन जो है, जब धीरे धीरे शुरुआती टाइम में कम लेन देन था तो इनका इस्तेमाल किया जाने लगा। कम लेन देन तक तो ठीक था, लेकिन जब जीवन चल रहा है तो जाहिर सी बात है लेन देन बढ़ेगा। लेन देन बढ़ेगा तो मान लीजिए एक इंसान ने दूसरे इंसान को कोई 100 या 1000 कोई वस्तु दी है, तो वो 1000 स्ट्रेट लाइंस कहां तक बनाएगा? तब किसी के दिमाग में उस टाइम पर ये आया कि हमें कुछ इस तरीके का सिस्टम बनाना पड़ेगा जिनकी बदौलत हमें ये समझ में आ जाए कि हम बड़े अमाउंट का जो लेन देन कर रहे हैं उन्हें भी छोटे रूप में रिप्रेजेंट किया जा सके। ठीक है, तो अब जो था वो धीरे धीरे इस नेचुरल नंबर्स का सिस्टम सामने आया। पहले 10 नंबर लेके आए गए होंगे, फिर 20, फिर 50, फिर 100, इस तरीके से इन नंबर्स का इजाद हुआ। हर लैंग्वेज में ये अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ये चीजें आपने पढ़ भी रखी हैं कि कई तरीके से जो नेचुरल नंबर है ये इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं इनको नंबर्स के फॉर्म में, तो बहुत बाद में आके लिया गया है। और जो इंडिया है, इंडिया के अंदर जो दूसरी लैंग्वेज हुआ करती थी उनमें ये अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो हर जगह जो भी लैंग्वेज थी उनमें इनको रिप्रेजेंट करने के तरीके अलग अलग थे, लेकिन इनको जो 1 2 3 4 5 था मेनली इजाद इसलिए किया गया था क्योंकि जो ये लेन देन था, ये बड़े लेन देन को एक शॉर्ट तरीके में रिप्रेजेंट किया जा सके। ठीक है, जब ये नेचुरल नंबर्स आ गए सामने तो धीरे धीरे इवैल्यूएशन हुआ, बहुत ज्यादा चीजें बदली। बाद में जो है रिसर्चर्स आए और रिसर्चर्स के सामने जब जो कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स थी, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को वो इक्वेशंस की फॉर्म में लेकर आने लग गए। ठीक है, इक्वेशंस की फॉर्म तक हम आ चुके हैं कि इक्वेशंस की फॉर्म में वो लेके आने लग गए, इक्वेशंस बनने लग गई नेचुरल नंबर्स की फॉर्म में। अब रिसर्चर्स के सामने क्या आया कि नेचुरल नंबर्स की से बनने वाली जो इक्वेशंस थी, वो हर इक्वेशन जो है वो नेचुरल नंबर्स में सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा। जैसे एग्जाम्पल के तरीके में हम समझते हैं, एक मेरे पास जो है एग्जाम्पल है कि x + 5 = 2। ठीक है,
ये हमारे पास इक्वेशन है। मान लीजिए रिसर्चर के सामने ये इक्वेशन आ गई। अब ये जो इक्वेशन है ये नेचुरल नंबर की हेल्प से बन गई है। इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है, नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। ये कांस्टेंट है, ये 5 है, ये नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। इक्वालिटी करके जो कांस्टेंट लिखा गया है ये 2 है, ये भी नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। तो नेचुरल नंबर्स की हेल्प से इक्वेशन तो बन गई है और x वेरिएबल होता है। यहां तक की बात हमें समझ में आ गई। लेकिन यहां से जो x निकल के आया वो हमारे पास आया -3, ठीक है। या हम दूसरी इक्वेशन जो है वो हम ले ले x + 2 = 2, ठीक है। यहां से x आ गया 0, ठीक है। तो रिसर्चर के सामने जब इस तरीके की प्रॉब्लम आई कि ऐसी इक्वेशंस भी मौजूद हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स भी मौजूद हैं जिनका सॉल्यूशन नेचुरल नंबर्स में नहीं मिल पा रहा है, वहां से क्या किया गया कि इन नेचुरल नंबर्स को एक्सटेंड किया गया। किनमें? इंटीजर्स में। इंटीजर्स में 0 को इंक्लूड करके और नेगेटिव्स को भी ले लिया गया। तो इंटीजर्स जो है वो आपके आ गए। इंटीजर्स जो है जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जेड और आई दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारे नेगेटिव्स -1, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इन दिस वे, इस तरीके से, ठीक है। तो कैसे हुआ इन्वेंशन, कैसे हुआ? इसको नेचुरल नंबर को एक्सटेंड किया गया। क्यों एक्सटेंड किया गया? क्योंकि जो रिसर्चर्स थे, जो मैथमेटिशियंस थे, उनके सामने ऐसी प्रॉब्लम्स सामने आई, ऐसी इक्वेशंस उनके सामने आई कि उन जिनका सॉल्यूशन जो बन तो गई थी नेचुरल नंबर से, लेकिन नेचुरल नंबर के अंदर उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा था, ठीक है। लेकिन वो प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन तो आएगा ही आएगा, इतनी बात तो कंफर्म थी। सॉल्यूशन तो आना ही चाहिए और सॉल्यूशन कहीं तो एग्जिस्टेंस होना चाहिए। तो उसके एग्जिस्टेंस के लिए उन्होंने इंटीजर्स का इजाद कर दिया, ठीक है। अब इंटीजर्स तक तो आ गए हमारे पास, ये यहां तक हम पहुंच गए। अब इसके बाद क्या हुआ? अब कुछ और मैथमेटिशियन आए, कुछ और रिसर्चर्स आए, उनके सामने कुछ ऐसी इक्वेशन आई जो इंटीजर्स की हेल्प से बन तो गई थी, बट इंटीजर्स के अंदर सॉल्यूशन नहीं आया। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, जैसे 2x = -5, ठीक है। ये आपके सामने आ गई, ये इक्वेशन है। इस टाइप की जो इक्वेशन है, 2 जो है वो इंटीजर के अंदर है, पॉजिटिव इंटीजर है, ये इंटीजर के अंदर बिलोंग करता है, ठीक है। जो -5 है ये नेगेटिव इंटीजर है, ये भी इंटीजर्स के अंदर है। तो इंटीजर्स की हेल्प से इक्वेशन तो बन गई है, लेकिन जब इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया गया, दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया गया, तो ये यहां से ये हमारे पास वैल्यू आ गई -5/2। बट ये जो -5/2 है ये डज नॉट बिलोंग्स टू द इंटीजर। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके सामने ये प्रॉब्लम आ गई कि इक्वेशन तो है इंटीजर्स की हेल्प से, बट उसका जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट नहीं करता इंटीजर्स के अंदर, सॉल्यूशन आ नहीं रहा है उसका इंटीजर्स के अंदर। यहां से जो है क्या इजाद हुए? फिर रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स इजाद हुए, एक ऐसा सेट जो p/q फॉर्मेट के नंबर लेता है, जहां पे p और q जो है वो इंटीजर होते हैं और q जो होता है वो 0 नहीं हो सकता। ये कंडीशन है इसके ऊपर, ठीक है। तो यहां से जो है किसका इजाद हुआ? इंटीजर्स को एक्सटेंड किया गया। किन में किया गया? रेशनल नंबर्स में एक्सटेंड किया गया। रेशनल नंबर्स में एक्सटेंड करने के बाद जो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स थी, इक्वेशंस थी, उनका सॉल्यूशन रेशनल्स में एग्जिस्ट करने लग गया। क्लियर है? यहां तक की बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि ये जो है ये रेशनल्स जो है वो पूरे इंटीजर्स को अपने अंदर कंटेन करते हैं। कैसे करते हैं? अगर आप q को 1 पुट कर दो तो ये जो सेट है कि क्या बच जाएगा? p/1, किसी नंबर के नीचे 1 लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये p टाइप के नंबर बन जाएंगे। p बिलोंग करता है इंटीजर में, जहां पे q जो है, q तो फिक्स कर दिया है 1, ठीक है। तो ये जो सेट है, ये सेट क्या बनेगा? p तो इंटीजर है, तो मतलब ये इंटीजर्स को ही बार बार ले रहा है, तो सारे इंटीजर्स को ले लेगा ये। जब आप q को 1 पुट करेंगे तो इंटीजर्स जो है वो सारे के सारे रेशनल्स के अंदर आ जाएंगे। तो यहां से हमारे पास क्या निकल के आया कि जो सबसे पहले क्या थे? नेचुरल नंबर। ये आपका नेचुरल नंबर था। नेचुरल नंबर एक्सटेंड हुआ, एक्सटेंड होके क्या आया? इंटीजर्स। ये हमारे पास इंटीजर्स आ गए। जो इंटीजर्स है वो नेचुरल नंबर को अपने अंदर कंटेन करता है, ठीक है। नेचुरल नंबर आया, नेचुरल नंबर से इंटीजर आ गया। इंटीजर्स जो है, इंटीजर्स किसमें है? रेशनल्स के अंदर कंटेन है। ये रेशनल्स आ गए। एक्सटेंड हो रहा है, एक्सटेंशन उन चीजों का, ठीक है। तो एक्सटेंशन कहां तक पहुंचा? रेशनल नंबर तक पहुंच गया, ठीक है। रेशनल नंबर्स जब हमारे पास इजाद हो गए, फिर रिसर्चर्स के सामने दोबारा से एक प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। प्रॉब्लम क्या आई कि कुछ इक्वेशन ऐसी थी जिनका जो इक्वेशंस जो थी वो रेशनल्स की हेल्प से बन तो रही थी, बट उनका सॉल्यूशन रेशनल्स में नहीं था। जैसे x² = 2, ठीक है, x² = 3। इस टाइप की जो इक्वेशंस थी ये आपके इंटीजर से बन तो रही थी, बट इनका जो सॉल्यूशन है वो रेशनल्स के अंदर
नहीं एग्जिस्ट कर रहा था। आप देखिए जब आप इसकी पावर 1/2 करेंगे तो ये क्या आएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस √2, यहां पे x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। ठीक है, अब √2 जो है, जो ये आ रहा है, ये नंबर नहीं है, ये p/q फॉर्मेट का नंबर नहीं होता, ये भी नहीं होता p/q फॉर्मेट का नंबर। तो आपके पास जो इसका सॉल्यूशन, इन इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन निकल के आ रहा है वो रेशनल्स में एग्जिस्ट नहीं करता है। और ये जो इरेशनल टाइप के जो नंबर्स थे, जो इस टाइप के नंबर आ रहे थे, ये नंबर्स क्यू से बनाए भी नहीं जा सकते, या मैं ये उल्टा कहूं कि इनसे ये बनाया भी नहीं जा सकता। जैसे आपका जो इंटीजर्स है, इंटीजर्स के अंदर जीरो और नेगेटिव्स को हटा दिया जाए तो नेचुरल नंबर में ये वापस से आ जाएगा। जैसे इंटीजर्स है, इंटीजर्स के अंदर से आप माइनस कर दो जीरो और इंटीजर्स, जीरो और नेगेटिव्स को। जो इंटीजर्स होता है वो आपका नेगेटिव्स होता है, -2 -1 0 1 2 3 अप टू इन दिस वे। ठीक है, तो इसको अगर हटा दिया जाए तो जो इंटीजर्स है वो नेचुरल नंबर में रिप्लेस हो जाएगा, मतलब इंटीजर्स से नेचुरल नंबर बन जाएगा। बट यहां पे क्या हुआ कि जो रेशनल्स थे, जो इरेशनल्स थे, इरेशनल्स में ऐसा कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता कि उसमें ऐसा कोई अमेंडमेंट किया जाए कि वापस रेशनल्स में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। मतलब ये जो थे, ये इससे जो रेशनल्स थे इनसे बिल्कुल डिफरेंट थे। तो डिफरेंट थे तो जो रेशनल्स हैं इनके साथ में क्या हुआ कि ये इरेशनल्स भी जुड़ गए, ये आ गए इरेशनल्स। इरेशनल मतलब आई से मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। ठीक है, इरेशनल्स आ गए हैं। ये इरेशनल्स मैंने अलग से सेट क्यों बनाया है, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इरेशनल्स से रेशनल नहीं बनाए जा सकते, किसी भी सूरत में नहीं बनाए जा सकते। तो इस इरेशनल्स का ये अलग से ही कलेक्शन आया, जिसके अंदर ये √2 √3 √5 √7 इस तरीके के जो नंबर्स थे वो सारे के सारे इस इरेशनल्स के अंदर डाल दिए गए। जो किसके सॉल्यूशंस थे, इस तरीके की जो इक्वेशंस थी उनके सॉल्यूशंस थे। क्लियर है बात। अब इन इरेशनल्स और जो रेशनल्स थे, इन दोनों को मिलाकर किसका इजाद किया गया, रियल नंबर्स का इजाद कर दिया गया। ठीक है, ये दोनों ही मैंने रियल नंबर्स के अंदर डाल दिए हैं, क्योंकि रियल नंबर्स इन दोनों से ही मिलके बना होता है। जो आपका आर होता है वो रेशनल्स यूनियन इरेशनल्स, इन दोनों सेट्स के यूनियन से आपका रियल नंबर्स बनता है। ठीक है, यहां से यहां तक का रियल नंबर्स का इजाद हो गया। क्लियर है, आई होप आपको यहां तक का सफर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब यहां पर भी आकर जो मैथमेटिशियन थे उनके सामने प्रॉब्लम आई कि कुछ इक्वेशन उनके सामने फिर से आकर खड़ी हो गई कि उनका सॉल्यूशन रियल्स के अंदर नहीं है, बट रियल्स की हेल्प से वो इक्वेशंस आ रही हैं। यहाँ पे मैं इसको रब कर देती हूँ, इसके बाद जानते हैं इसके बारे में। आगे जो है रिसर्चर्स के सामने कुछ ऐसी इक्वेशंस आई जिनका सॉल्यूशन उनको रियल्स के अंदर भी नहीं मिला, जबकि वो जो इक्वेशंस थी वो रियल्स से ही बनी हुई है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं x² + 1 = 0, x² + 4 = 0, x + 1 × x² + 4 = 0। ये कुछ इस तरीके की इक्वेशंस जो हैं वो रिसर्चर्स के सामने आई। और भी बहुत सारी हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि यही है, लेकिन ये मैं एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ कि ये इक्वेशंस रिसर्चर्स के सामने आई जिनका सॉल्यूशन उनको रियल्स के अंदर मिला ही नहीं। रिसर्चर्स ने सोचा, मैथमेटिशियंस ने सोचा कि ये जो है ये इक्वेशन है कि तो ऐसा कौन सा रियल नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर यहाँ पे -1 आ जाए, जिसकी वजह से ये जीरो सॉल्यूशन दे दे। ठीक है, ये इक्वालिटी जो है वो जीरो के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो ऐसा तो कोई रियल नंबर होता ही नहीं है। किस रियल नंबर को लेके आओगे कि स्क्वायर करने के बाद और फिर उसके में 1 ऐड करने के बाद वो जीरो दे दे, तो ऐसा तो कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। तब इन इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए सबसे पहला जो काम था, सबसे पहले आए ग्रेलेमो कार्डेनो। ये आए थे 17th सेंचुरी के आसपास। उन्होंने एक सबसे पहले जो था एक क्यूबिक टाइप की इक्वेशन को सोल्व किया था। इस टाइप की जो इक्वेशन है, जैसे मान लीजिए यही है, ये उसके सामने आई, उसने यहां से जो है ये सॉल्यूशन निकाला। अब इसका जो सॉल्यूशन है वो इस तरीके से निकलेगा कि x + 1 = 0 आइदर, या फिर x² + 4 = 0। ठीक है, उसके सामने ये आया, तो यहां से तो x = -1 आ गया, -1 जो है वो रियल्स में एग्जिस्ट कर गया। लेकिन यहां से जो है ये आया x² = -4 एंड x = square root of -4,
क्योंकि 1/2 पावर अप्लाई की और ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ -4। ठीक है, जब इसका सॉल्यूशन निकाला, इन्होंने निकाल के देखा तो x स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आया और x इज इक्वल टू यहां से क्या आया, स्क्वायर रूट ऑफ -1। यहां से निकाला तो यहां से भी यही निकल के आया। ठीक है, तो इन्होंने जो है ये इस तरीके की जो इक्वेशंस थी उनको सोल्व करके ये यहां तक लेके आए, इन इक्वेशंस को सोल्व करके यहां तक लेके आए। और इन नंबर्स को, ये जो नंबर्स आ रहे हैं इनको इन्होंने कहा स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, इन्होंने ये जो है ये लैंग्वेज यूज की कि ये जो नंबर्स हैं ये है स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, जब ये स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स इन्होंने नाम दे दिया और फिर इसके साथ साथ इन्होंने इन नंबर्स को बोला कि ये जो है ये इमेजिनरी नंबर है। कैसे नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। और फिर बाद में उसी जो वही जो पेपर था, जो रिसर्च पेपर था उसका, उस रिसर्च पेपर में उन्होंने क्या कहा कि ये जो इस तरीके के जो नंबर्स हैं ये यूजलेस हैं। क्या बोल दिया, यूजलेस हैं। जब उन्होंने खुद ही ये बात कह दी कि वो यूजलेस हैं तो बहुत ज्यादा टाइम तक उस रिसर्च पेपर को किसी ने नहीं उठाया, उसके ऊपर कोई काम नहीं हो पाया। इसका मतलब ये हुआ इस तरीके की जो इक्वेशंस थी वो ऐसे कैसे ही पड़ी रही, उनके ऊपर कोई भी काम नहीं हो पाया, उनका सॉल्यूशन ही नहीं मिला। जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं हो पा रहा तो इनके ऊपर फिर काम क्या होगा, काम ही नहीं हुआ। यहां तक आने के बाद अब इन्होंने तो बस इतनी ही बात कही कि ये स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स हैं, इन्होंने इमेज, और ये इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं वो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, और इन्होंने कह दिया कि ये तो यूजलेस नंबर है, ये किसी काम के नहीं है, क्योंकि ये सॉल्यूशन कहीं भी तो देखने को नहीं मिल रहे, ना रियल्स में तो कहीं भी देखने को नहीं मिल रहे, क्योंकि वहां तक सिर्फ रियल्स का ही जो है डेवलपमेंट हुआ था। तो ये जो है इन्होंने कह दिया यूजलेस। ठीक है, अब इसके बाद कौन आता है, राफेल बोम्बेली। अब इनके बाद जो है ये जो मैथमेटिशियन है ये सामने आए, इन्होंने क्या किया, इनका जो रिसर्च पेपर था उसको एक्सटेंड किया। उसको किस तरीके से एक्सटेंड किया कि इसने बोला था कि ये जो है ये इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, इन्होंने कहा था कि ये इमेजिनरी टाइप का नंबर है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इस इमेजिनरी नंबर के ऊपर कुछ रूल्स निकाल के लेके आए। कुछ रूल्स इस तरीके के, जैसे कि इमेजिनरी जो नंबर है, एक इमेजिनरी नंबर को दूसरे इमेजिनरी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास -1 आ जाएगा, क्योंकि एक इमेजिनरी नंबर जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, दूसरा जो है स्क्वायर रूट ऑफ -1 है। दो सेम नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, पावर 2 हो जाती है, वो पावर 2 होगी, 1/2 पावर उससे कैंसिल हो जाएगी, और उन्होंने लेके आए कि -1। इस तरीके के और भी कई रूल्स वो फाइंड आउट करके लेके आए। तो मतलब बेसिकली जो राफेल बोम्बेली थे, इन्होंने क्या दिया कि इन इमेजिनरी नंबर्स के ऊपर कुछ रूल्स जो थे वो ये निकाल के लेके, कुछ प्रॉपर्टीज उनकी दे दी इन्होंने। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज के बाद फिर आते हैं रेने डेस्कार्ट्स, ये आते हैं। ये भाई साहब आके क्या कहते हैं, ये आए, इन्होंने कुछ नहीं किया, बस ये जो वर्ड का इस्तेमाल जो कर रहे थे, इन्होंने ऐसे नंबर्स को एक प्रॉपर नाम दे दिया कि ये इमेजिनरी नंबर्स हैं। हालांकि इन्होंने बोल दिया था इस बात को, लेकिन इन्होंने ऐसे नंबर्स को क्या कहा जाए ये नहीं दिया था, बताया नहीं था। तो इन्होंने क्या किया कि इन जो इस तरीके के नंबर हैं इनको बोल दिया कि ये इमेजिनरी नंबर्स हैं, बस एक नाम दिया था, और इन्होंने कुछ नहीं किया। किस तरीके के जो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस के फॉर्म में जो लिखे जाते हैं इनको हम इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं, बस एक नाम दिया। फिर इसके बाद जो चौथे नंबर पर जो आए वो थे लियोनहार्ड आइलर। ये बड़े कमाल के मैथमेटिशियन थे, ये आए, इन्होंने बड़ा अहम काम किया। इन्होंने जो है वो आयोटा, स्पेशल पर्टिकुलर ऐसे नंबर्स को इंडिकेट करने के लिए नाम दिया। नाम क्या दिया, आयोटा। ये इन्होंने नाम दिया और जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है आयोटा की फॉर्म में। ठीक है, इन इमेजिनरी नंबर्स की एक नोटेशन दे दी इन्होंने कि आयोटा कहा जाता है जहां पर आयोटा की जो वैल्यू है वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, ये इन्होंने दे दिया था। यहां पर आके आइलर के ऊपर आके इन्होंने ये दिया था। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो शुरुआत है वो कही जाती है कि आइलर ने की थी, कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरीके के होंगे, जो रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में अगर बोला जाए कि रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में किसने शुरुआत की थी, तो आइलर को, लियोनहार्ड आइलर जो है, इसको फर्स्ट मैथमेटिशियन कहा जाता है जिन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत की। बाकी जो काम, जो शुरुआत जो है, प्रॉब्लम जो आई थी उससे डील तो इन्होंने भी किया था,
ग्रोलेमो कार्डेनो ने भी किया था, राफेल बोम्बेलो ने भी उसकी प्रॉपर्टीज दी थी, और इन्होंने तो खैर कुछ किया नहीं, इन्होंने तो बस नाम नाम दिया था, और इसके कंप्यूटर कुछ इनको जो है वो ट्रीट किया था कंप्यूटेशनल टूल की तरह भी ट्रीट किया था इन्होंने अपने पेपर में, ठीक है। तो इन्होंने ज्यादा कुछ किया नहीं, लेकिन लियोनहार्ड आइलर जो थे इन्होंने इस टर्म को इजाद किया। इन्होंने बोला कि आयोटा जो है वो उसके रूट ऑफ -1 कहा जाता है, और जहां पर उन्होंने फिर इसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो इनकी हेल्प से लिखा जाएगा। उन्होंने यहां पे जो बोला था कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो a प्लस आयोटा बी फॉर्मेट में, या कुछ बुक्स में जो है ये इस तरीके से भी लिखा रहता है आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई, जहां पे a b जो है वो रियल नंबर्स होते हैं, या फिर हम ये कह देते हैं कि एक्स वाई जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो फॉर्म है कि इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा, ये जो है ये आइलर ने दे दिया था यहाँ पर, ठीक है। ये कुछ 18th सेंचुरी के आसपास की बात है, ठीक है। आइलर जो है वो इसको लेके आया था कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, ठीक है। यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे फिर आइलर्स के बाद जो है, बाद एक और दो मैथमेटिशियन आए जिन्होंने एक साथ काम किया, उनके बारे में बताते हैं। तो अब लियोनहार्ड आइलर के बाद जो है वो आते हैं कार्सल, CARSEL, कार्सल वेशल एंड जीन रॉबर्ट आर्गन। ये दो मैथमेटिशियन थे जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, आइलर के काम को और अच्छे से एक्सटेंड किया। कैसे एक्सटेंड किया? आइलर ने दे दिया कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। इन्होंने क्या किया, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स थे इनकी रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड की इंडिपेंडेंटली। इन्होंने इनकी रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड की किसकी फॉर्म में? प्लेन की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड की। कैसे प्रोवाइड की? कि जैसे आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इन्होंने कहा कि कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा बी जो है, ये जो नंबर है इसके किसके कोरस्पॉन्ड आता है? ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपकी होती है वहां पे जो ए बी कोऑर्डिनेट जो होते हैं जिस पॉइंट के, उसके कोरस्पॉन्डिंग एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो निकल के आता है, ठीक है। इस बात का क्या मतलब हुआ? आपने जो ये कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स वाई प्लेन में अच्छे खासे पढ़ रखे हैं। ये आपका एक्स वाई प्लेन होता है जहां पे किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो ए बी होते हैं, जहां पे जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वो आपका दर्शाता है इस ओरिजिन से, 0 0 आपका ओरिजिन होता है। ओरिजिन से एक्स एक्सिस के ऊपर इस पॉइंट की डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होती है ये आपका ए पॉइंट होता है। ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है ये इस की वैल्यू को दर्शाता है। जो आपका सेकंड कोऑर्डिनेट होता है वो आपका वाई एक्सिस के ऊपर इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है, इस पॉइंट की डिस्टेंस यहां पर है तो ये वाई एक्सिस पे ये वाली जो डिस्टेंस होती है ये आपकी क्या होती है? बी होती है, ठीक है। यहां पर ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होती है, जो आपकी एक्स वाई प्लेन जो होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस जो कोऑर्डिनेट प्लेन होता है, वहां पर जो एक पॉइंट होता है उसको आप टपल फॉर्मेट में बनाते हैं। ये आपने जो है पहले पढ़ भी रखा है और आपको पता भी है, और मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया भी है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट है ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर से निकल के आया है, जहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो होता है a प्लस आयोटा बी, ठीक है। अब अगर इस कोऑर्डिनेट से जो है, ये कोऑर्डिनेट जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर से अगर कोरेस्पॉन्ड होके आया है, वो निकल के आया है, तो जाहिर सी बात है ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो इस पॉइंट को दर्शा रहा है, कोरेस्पॉन्ड से आया है, ठीक है। तो ये पॉइंट को दर्शा रहा है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एंगल है किसे? ओरिजिन जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से जो एंगल है वो कौन दर्शाएगा? थीटा। किसका? ये एंगल किसका है? उस कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो कॉम्प्लेक्स नंबर इसके कोऑर्डिनेट से मिलके बना है, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। और वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा थीटा, और ये जो एंगल है ये कौन बनाएगा? वो लाइन जो ओरिजिन और ये जो कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट वाला जो पॉइंट है उसको मिलाने से जो लाइन बनेगी वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ वो थीटा एंगल बनाएगी, ठीक है। यहां से हमें ये बात पता चल गई है, ठीक है। यहां से जो है ये बात पता चलने के बाद यहां से वैल्यूज निकल के आई, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई किया गया, और जहां पे हमारे पास जो वैल्यूज हैं कोस ऑफ थीटा है वो निकल के आया a ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और जहां पे साइन ऑफ थीटा जो है वो निकल के आया b ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
मैंने आपको जब आपको ये कोऑर्डिनेट वाला जो चैप्टर जब करवाया था, जब वहां पर मैंने आपको बताया भी था कि कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो आपकी पहली जो वैल्यू होती है वो आपकी कोस को रिप्रेजेंट करती है और दूसरी वो जो वैल्यू है वो साइन को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन वहां पे जो था हमने यूनिट सर्कल लिया था, लेकिन यहाँ पे ये यूनिट सर्कल के ऊपर बात नहीं कर रहा है, ये तो पॉइंट कह रहा है कि प्लेन के अंदर कोई भी पॉइंट हो सकता है। किसकी बात कर रहा है कि यहाँ पे जो पॉइंट है वो प्लेन के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो प्लेन के ऊपर अगर वो पॉइंट कुछ भी हो सकता है तो उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस भी कुछ ना कुछ मिलेगी, और वो जो डिस्टेंस निकल के आती है वो ये वाली निकल के आती है। आप देख लीजिए ओरिजिन के साथ, ओरिजिन से जो ये डिस्टेंस है वो क्या निकल के आएगी। मैंने बताया था आपका 2 डायमेंशन में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे ये मान लीजिए O है और ये मान लीजिए कि P है, तो OP जो डिस्टेंस है वो क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ x के कोऑर्डिनेट्स का माइनस करके स्क्वायर करो, 0 माइनस ए और उसका स्क्वायर a स्क्वायर, प्लस y के कोऑर्डिनेट 0 माइनस b और उसका स्क्वायर तो b स्क्वायर। ये आपकी जो है ये डिस्टेंस आती है। ठीक है, तो वो वैल्यू कोस थीटा कौन सा कोऑर्डिनेट होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट की वैल्यू a और उसका डिवाइड कर दिया इस डिस्टेंस से। क्यों, क्योंकि उसको यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए। ये सारी बातें जो है मैं जब आपको प्लेन का, कॉम्प्लेक्स प्लेन का जो फॉर्मेट पढ़ाऊंगी उसके अंदर मैं ये सारी बातें आपको करवाऊंगी। तो यहां से जो था, इन्होंने जब ये बात कही कि हर कोऑर्डिनेट जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर से के कोरेस्पॉन्ड से बना हुआ है, तो फिर उन्होंने ये बात कही कि ये जो है ये पूरा जो कोऑर्डिनेट प्लेन जो कहा जाता है, इसको फिर इन्होंने नाम दिया, क्या नाम दिया, कॉम्प्लेक्स प्लेन। क्या नाम दे दिया, कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लेन, या इन्होंने दूसरा नाम दिया आर्गन प्लेन। ठीक है, और यहां से जो है आर्गन प्लेन नाम देके और फिर इन्होंने वैल्यूज बताई, फॉर्मूले इजाद किए आर्गन ऑफ ए बी। इनके फॉर्मूले इजाद करें जो कि मैं प्लेन के करवाने के दौरान जो है आपको बता दूंगी। ठीक है, तो यहां तक आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि कॉम्प्लेक्स प्लेन तक जो नंबर्स का जो सफर है वो किस तरीके से आया होगा। अब ये जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है, अब आप ये मत पूछिएगा कि कॉम्प्लेक्स प्लेन कहाँ पे काम आएगा, ये 11th क्लास तक बस इतना ही जानना आपके लिए बहुत है, ये भी बहुत है। ठीक है, तो क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है ये भी बहुत काम की चीज है, लेकिन ये जो है ग्रेजुएशन और हायर स्टडीज जो आपकी आती हैं उनके अंदर आप इसके बारे में और अच्छे से डिटेल्स से पढ़ेंगे। पूरा जो है कॉम्प्लेक्स की जो है पूरी बुक्स हैं उनके ऊपर, और रिसर्च भी बहुत सारी है कॉम्प्लेक्स के ऊपर। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, अच्छे से आपको समझ में भी आया होगा, पता भी चला होगा। कभी जो बच्चे क्या करते हैं इस टाइम पर, इस तरीके की जो नॉलेज है उसको लेना नहीं चाहते। आप लोग जो इस तरीके की नॉलेज को नहीं लेना चाहते, ये आपका ही नुकसान है। आप क्या करते हो कि जो आपका जितना सिलेबस होता है उस सिलेबस पर ही अपने हाथ साफ कर रहे होते हो, उस सिलेबस के इर्द गिर्द ही घूम रहे होते हो, जो आपके सिलेबस को पढ़ा रहा होता है बस उसी के इर्द गिर्द घूम रहे होते हो। ऐसा मत करो। आपके सिलेबस को कवर करने के लिए और अच्छे मार्क्स लेने के लिए 2 से 3 महीने सफिशिएंट है। आप 2-3 महीने में अपने सिलेबस को अच्छा खासा रट राट के समझ के अच्छा खासे मार्क्स आप लेके आ सकते हो, उससे बड़ी कोई बात नहीं है। आप सोच के देखिए पूरे साल आप 9-10 महीने क्या करोगे, क्या करते हो आप 9-10 महीने। उन 9-10 महीनों में जो ज्ञान, जितना गहरा ज्ञान आपको मिल सके आप बिल्कुल लीजिए। कल आप कहीं भी अगर जाते हैं, कहीं भी आप का जो एग्जाम होता है या किसी भी तरीके के कोई जनरली भी आपसे पूछ ले कि आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो आपको जो है ये चीजें ये कहाँ से आई, क्या हुआ, एटलीस्ट आपको पता तो हो। ठीक है, तो जहां से भी आपको गहरी नॉलेज मिले आपको बिल्कुल लेनी चाहिए। अदर देन आपके एग्जाम टाइम के अलावा आप उस जो नॉलेज है उसको पूरा उठाइए। हाँ, एग्जाम टाइम के आसपास जो 2-3 महीने के टाइम पीरियड होता है मैं समझती हूँ, वहां पर जो है आपको अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेने के लिए करना पड़ता है, सबको करना पड़ता है, वो बात समझ में आती है। बट हर टाइम आप बस वो जो सिलेबस होता है उसी को ही ले दे के घूम रहे होते हो, वो मत कीजिए। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आप पढ़िए, नॉलेज को गेन कीजिए, मेरी वीडियोस को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स और उसकी प्रॉपर्टीज के साथ। ठीक है, तब तक के बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।